Assalamu alaikum. Welcome to my channel. So our today's topic is यूनिवर्सिटी विड्स एलिजाबेथन एज से ताल्लुक़ रखते हैं। एलिजाबेथन एज 1558 से 1603 तक। ये कौन लोग थे, इन्हें क्यों यूनिवर्सिटी विड्स कहा जाता है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ये ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि पोइट्स थे, प्ले राइट्स थे और पम्पलिटियर्स थे एलिजाबेथन एज के। और उनमें 7 मेंबर्स थे। इनमें से जो 6 यहाँ पे मेंशन है ये यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे, कुछ कैम्ब्रिज के और कुछ ऑक्सफोर्ड के, इसीलिए इनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश ये है कैम्ब्रिज ग्रेजुएट। जॉन लिली, जॉर्ज पील, थॉमस लॉज ये ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं। और थॉमस किड भी इन्हीं में ही शामिल है, लेकिन ये है कि वो किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन उन्होंने नहीं की हुई थी। अच्छा, ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले लिटरेचर की बुनियाद रखी है। इन्हीं को फॉलो करके आगे जो है ना इंतहाई उम्दा किस्म का लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया। तब फिर इनके बाद शेक्सपियर आते हैं। और मार्लो और लिली के बारे में कहा जाता है कि इनका शेक्सपियर के ऊपर डायरेक्टली एक इन्फ्लुएंस था, यानी इन्हीं को फॉलो करते थे शेक्सपियर। ये हम कह सकते हैं कि वर अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ राइटर इंक्लूडिंग पोइट्स, प्ले राइट्स एंड पम्फलिटियर्स। ये फर्स्ट प्रोफेशनल राइटर्स थे लंदन में एंड दे वर हाईली एजुकेटेड ऑफ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड, थॉमस किड को छोड़ के। तो ये जो आम राइटर्स थे उस दौर के, हम कह सकते हैं जब एलिजाबेथन एज शुरू होती है तो ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट थे। As they were highly educated, they were arrogant as well. So we see a mixture of intellectual and arrogance in their writings. They lived in London. They knew very well what audience want to see. वो किस तरह के ड्रामास को लोग अप्रिशिएट करते हैं या कौन सी चीज़ देखना चाहते हैं, वो इससे मुकम्मल तौर पर आगाह थे और वो वैसा ही लिखा करते थे। दे वर फ्लेक्सिबल इन द मैटर ऑफ रूल। उन्होंने रूल्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो बनाया जो ऑडियंस देखना चाहती थी। एंड वन थिंग वॉज कॉमन इन देम दैट वॉज द हीरोइक थीम। मतलब इनके ड्रामास में या इनकी पोइट्री में, इनके पम्फलेट्स में जो चीज़ हमें मिलती है कॉमन, वो था इनका हीरोइक थीम, इनका हीरोइक ट्रीटमेंट और इनका हीरोइक स्टाइल। हीरोइक ड्रामा जो था वो शुरू ही इन्होंने किया था। दिस वाज एंटरटेनिंग ड्रामा जिसमें वायलेंस होता था, खून खराबा, बड़े बड़े डायलॉग, भारी भारी लाइंस। तो इनमें हमें मतलब वो जो यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन वो देखने को नहीं मिलती है। थोड़ा सा नॉनसेंस भी लगता है देखने को, लेकिन मसाला डालने के लिए जो प्लॉट है या कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी या प्लॉट काफ़ी कमज़ोर हो जाता था। स्टिल एलिजाबेथन ऑडियंस लव्ड देम टू वॉच। उन्होंने ह्यूमर पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अगर कहीं ह्यूमर है भी तो वो इंतहाई बेकार है। तो मेन फोकस वॉज ऑन हीरोइक ड्रामा, ट्रेजिडी और स्टेज वायलेंस के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन लिली की, 1554 से 1606 तक। अच्छा, आप ये एक बात नोट करेंगे, ये सारे के सारे इनकी उम्र जो है ना वो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है। जो इनका टाइम पीरियड है लिखने का वो काफ़ी कम है, लेकिन उसी कम वक्त में भी इन्होंने काफ़ी उम्दा लिटरेचर प्रोड्यूस किया। जॉन लिली इज़ द कॉल्ड द लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। उनके लीडर थे, वेरी पॉपुलर, टैलेंटेड अमंग दम, बट ही वॉज नेग्लेक्टेड बाय क्रिटिक्स एज research was not done on his works. He was called the most neglected, underappreciated and misunderstood Elizabethan playwright, हम इनको कह सकते हैं। इसीलिए इतने काबिल होने के बावजूद इनको डिज़र्विंग ओहदा या जगह नहीं मिल सकी। सिर्फ जॉन लिली ने कॉमेडी पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया था। तो हम कह सकते हैं कि कॉमेडी अगर किसी ने इनमें से लिखी है तो वो जॉन लिली ने थोड़ी सी लिखी है। अच्छा, उस वक्त 2 तरह के थिएटर होते थे एलिजाबेथन एज में। एक पब्लिक प्ले हाउसेस थे, वो आम लोगों के लिए थे। एक थे प्राइवेट प्ले हाउसेस जिनमें हाई क्लास, रॉयल्टी, अमीर कबीर, ताजिर, बड़ी शख्सियात वो देखा करती थी ड्रामाज वगैरह। और वो प्राइवेट प्ले हाउस जो था वो काफ़ी महंगा होता था। John Lilly always made perform his plays in private play houses. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो अपने जो ड्रामास थे वो पब्लिक में कभी नहीं दिखाया करते थे। हम कह सकते हैं कि लिली के प्लेस को बहुत अमीर और बड़ी बड़ी शख्सियात देखा करती थी। इस वजह से ये लंदन के अमीर ज़ादों के फेवरेट थे। ये दिखाया करते थे एलिजाबेथन कल्चर अपने शोज़ में। लिली के 20 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली शेक्सपियर ने लिखा और बिल्कुल लिली के जैसा ही लिखा। हडसन सेड वंस दैट अनडिनाएबली शेक्सपियर्स फर्स्ट मास्टर इज़ जॉन लिली।
but he died in poverty. John Lilly. It remained a secret that why Queen Elizabeth was angry with him and ignored him and even his co-writer too. लास्ट प्ले जो इनका तो परफॉर्म होता है वो 1590 में होता है और इनकी डेथ हो रही है 1606 में। तो ये जो दरमियान में 17 ईयर्स हैं ये अनएम्प्लॉयड रहे, ये घर में रहे और किसी ने इनको मतलब याद ही ना किया। जो रुतबा और शोहरत उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खो दिया था वो उनको आज तक भी नहीं मिला, जितने बड़े मतलब ये राइटर थे। उसके बाद आते हैं हमारे जॉर्ज पेल। ये 1556 से 1596 तक है। इनके प्लेज में जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो लंदन का लाइफ स्टाइल है और पैट्रियटी है और ही वॉज द मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स। अगर कहें कि यूनिवर्सिटी विट्स में कौन सा राइटर था जो ब्लैंक वर्स का मास्टर था तो दैट वाज जॉर्ज पेल। इनके वर्क्स की बात करें तो अरेंजमेंट्स ऑफ पेरिस और ओल्ड वाइव्स टेल, जिसमें इसने क्वीन की तारीफ़ों के पुल बांधे हैं, चापलूसी की है काफ़ी। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी अयाश किस्म का था, तो ही वॉज हैविंग अफेयर्स विद मैनी। सो इसके बारे में बस यही। फिर आ जाते हैं रॉबर्ट ग्रीन। 1558 से 1592 इनका टाइम पीरियड है। उन्होंने सिर्फ 12 ईयर्स लिखा, यानी 1580 से लिखना स्टार्ट किया और 1592 तक लिखा। इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। ये अपनी फैमिली को छोड़कर लंदन अपना करियर बनाने आए थे। ही loved experiments and wrote on historical events में लिखते थे। His plays contains history, love, fairy tale, magic and comedy. So he took risks in writing all these but was successful. He also worked with Shakespeare and inspired him. So लेकिन ये जब इनकी एज होती है 34 ईयर तो ये अचानक से डिसअपियर हो जाते हैं और बात का किसी को कोई पता नहीं है ये कहाँ गए हैं और कैसे इनकी डेथ होती है। फिर आ जाते हैं हमारे थॉमस नैश आ जाते हैं 1567 से लेकर 1601 तक। इनका सिर्फ एक ही प्ले है, समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। सो ही इज़ नोन एज राइटिंग पम्फलेट्स, ये लिखा करते थे। ही हेल्प शेक्सपियर फॉर राइटिंग हेनरी फोर्थ का जो पार्ट फर्स्ट है वो इन्होंने भी उनके साथ लिखने में हेल्प की थी। ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर हिज सटायर ऑन जीसस वर्क क्राइस्ट, इन्होंने लिखा था कोई उनके खिलाफ, ईसाइयत के ख़िलाफ़। तो राइटर्स को आज़ादी थी बेशक, मगर इतनी भी नहीं थी कि क्राइस्ट की तौहीन कर सके। तो शेक्सपियर ने इन चीज़ों से बहुत सबक सीखा था। शेक्सपियर के किसी भी प्ले को देख लें तो आपको कोई कंट्रोवर्सी, कोई मजहबी नफरत या काबिल गिरफ्त कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने पिछले राइटर से सीखा और ही डाइड, थॉमस नैश जो है ये 34 ईयर की एज में इनकी डेथ हो जाती है। फिर आ जाते हैं हमारे थॉमस लाच जो 1557 से लेकर 1625 तक। ये जो आते हैं इन्होंने लॉ भी पढ़ा हुआ था और ये लंदन आते हैं बेचारे एक्टिंग के लिए, लेकिन इनको पसंद थी स्टेज एक्टिंग। सो ही स्पोक हार्शली अगेंस्ट स्टीफन गॉसन्स स्कूल ऑफ अब्यूज़, जो थे स्टेज और थिएटर के ख़िलाफ़ थे। तो उनके लिए स्टीफन गॉसन जो स्टेज के ख़िलाफ़ थे तो उनके ऊपर इन्होंने काफ़ी स्टाइल और हार्शली बोला था। इसलिए लॉज ने अपने करियर के स्टार्ट में ही काफ़ी तनकीद का ये निशाना बने थे। इनका एक प्ले है रोजालिंड, ऐसा ही शेक्सपियर ने लिखा था, एज यू लाइक इट। वो अगर कोई क्वेश्चन बनता है कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो रोजालिंड पे बेस्ड है तो वो एज यू लाइक इट है। तो लॉज ने 1596 में फ़ैसला किया कि वो राइटिंग्स छोड़कर मेडिसिन पढ़ेंगे। 1596 के बाद इनका कोई पता नहीं क्या किया, बस इतना पता है कि 1625 या 1626 के आसपास इनकी डेथ होती है। फिर आ जाते हैं हमारे थॉमस किड की एज ड्यूरेशन है 1558 से 1594 तक। और इनका जो हमें पता चलता है कि ही वॉज द मोस्ट केयर्ड एंड क्रिटिसाइज्ड एंड एनालाइज्ड बाय क्रिटिक्स। He was not a uni graduate, but his the very important work is the Spanish tragedy. Elizabethan tragedy की बुनियाद ही किड ने रखी थी। So even it is said if Kidd hadn't written this Spanish tragedy, then Shakespeare would not been able to produce such great tragedies. 1634 तक इस बुक के 10 एडिशन बन चुके थे। ट्रेजिडी में रिवेंज को अगर कोई लाने वाला था तो वो थॉमस किड था। So he is such a great writer that even Jacobean writers were also influenced by him, including Elizabethan and Shakespeare. Spanish tragedy is full with turns, twists, and thrills.
इससे पहले ऑडियंस को मालूम ही नहीं था कि थ्रिलर्स भी कोई चीज़ होती है। दिस प्ले इज़ फुल ऑफ थ्रिल्स। ऑडियंस वॉज स्टन्ड आफ्टर वॉचिंग 8 डेथ इन जस्ट वन प्ले। इसमें खून खराबा था। इट वॉज स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट देयर वॉज अ प्ले विद इन अ प्ले। सो वेरी गुड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेजेडी, थॉमस किड। ये 36 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं। चलें जी, बात करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो की। मार्लो के बारे में कहा जाता है अगर कुछ साल और जी लेते ये तो ये शेक्सपियर को अपनी राइटिंग में शिकस्त दे सकते थे। ही केम लंदन फॉर थिएटर करियर। बहुत कम उम्र में ही इनको काफ़ी ट्रैवलिंग इन्होंने की। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन कॉमेडी, so loved to write tragedy. He was murdered in a wine club in a fight when he was 29 years old. तो ही वॉज अ स्पाई टू। जो कंट्रोवर्शियल पोलिटिकल इनका है कुछ बैकग्राउंड, तो हो सकता है वो अपने स्पाई जासूसी के उसमें ही किसी ने इनको कत्ल कर दिया हो, लेकिन फिर भी इन्होंने 5 साल सिर्फ लिटरेचर को दिए थे। बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट टाइम ही इज़ कम्पेयर टू शेक्सपियर। यानी 5 साल उन्होंने लिखा और उसको किससे कंपेयर किया जाता है? शेक्सपियर से। तो बहुत काबिल था। तो कम उम्री में इतना तदब्बर और काबिलियत उनके पास था, तो अगर वो 60 साल तक लिखते तो शेक्सपियर तो इनके पास भी ना भटकते। इनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस हैं उनमें टम्बरलेन, उनमें जियो ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकंड, डॉक्टर फॉस्टस, और जो इनका हिट प्ले है वो टम्बरलैन है। टम्बरलैन इतना चला कि लंदन के जो थिएटर है वो रकम कमाने के लिए कमर्शियल हो गए थे। और एडवर्ड सेकंड के बारे में बात करें तो मार्लो से पहले कभी किसी ने भी राइटिंग में इस तरह का बोल्ड अंदाज नहीं लिखा था, ना ही इस तरह के टॉपिक को हाईलाइट किया था जिस तरह के इन्होंने सेक्सुअलिटी को किया। सो डॉक्टर फॉस्टस में देखें तो इनकी तो जो लाइंस हैं वो तो प्रोवर्ब बन चुकी हैं। हेल इज़ जस्ट अ फ्रेम ऑफ माइंड, आल लिव टू डाई एंड राइज टू फॉल। इस तरह की लाइंस हैं जो आजकल लोग एज आ प्रोवर्ब यूज़ करते हैं। तो ये था इनके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट्स। तो इनके वर्क को हम बाद में वन बाय वन एनालाइज करते हैं इंशाल्लाह। और अगली वीडियो हमारी होगी शेक्सपियर के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।